सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और इस वीडियो में हम आपको यूपीसीटी में एमसीए कोर्स के फुल डिटेल्स के बारे में बताएंगे। तो अगर आपका यूपीसीटी में एमसीए कोर्स के अलावा कोई और कोर्स है तो आप एक काम करिए कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने यूपीसीटी में एमसीए कोर्स को छोड़ के बचे हुए जितने भी कोर्स हैं हर एक कोर्स के बारे में डिटेल्स में बताया है। वो जो वीडियो है वो मेन चैनल पर है। बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, नेगेटिव मार्किंग डिटेल्स के बारे में, क्वेश्चन पेपर के लैंग्वेज के बारे में, कट ऑफ के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, टॉप कॉलेज, रिजर्वेशन, एफडब्ल्यू सीट्स, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, काउंसलिंग फीस, काउंसलिंग बेसिक प्रोसेस, ये सभी चीजें यूपीसीटी में एमसीए कोर्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि इसका नाम है यूपीसीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। तो कंबाइंड इसको क्यों बोला जाता है? कंबाइंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यूपीसीटी में एकेटीयू भी है, ट्रिपल एमयूटी भी है और एचबीटीयू भी है। हालांकि एचबीटीयू में एमसीए कोर्स नहीं है, आप यूपीसीटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एचबीटीयू में एमसीए कोर्स नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो यूपीसीटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एकेटीयू में, मतलब एकेटीयू में जो टोटल 800 कॉलेज हैं, आप चाहे तो उनमें से जिस कॉलेज में एमसीए कोर्स अवेलेबल है उस कॉलेज में एमसीए कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। या फिर आप चाहे तो ट्रिपल एमयूटी मतलब मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में आप चाहे तो यूपीसीटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप चाहे तो एमसीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। यूपीसीटी में जो आपका एकेटीयू का एमसीए है वो भी 2 साल का है और जो आपका ट्रिपल एमयूटी का एमसीए है वो भी 2 साल का है। अच्छा, बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कब आता है जनरली। तो जनरली जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो जनवरी के लास्ट वीक में आ जाता है। जनवरी के लास्ट वीक से लेकर के फरवरी तक आ जाता है। अगर जनवरी के लास्ट वीक में नहीं आता है तो फरवरी में आ जाएगा और चलेगा लगभग मार्च तक। तो आप चाहें तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीनों में आप चाहें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। बात करते हैं यूपीसीटी में एमसीए कोर्स के एप्लीकेशन फीस के बारे में कि जब आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे तो उसके लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से होंगे, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, थर्ड जेंडर हैं या फिर मेल्स हैं तो इसके लिए आपको 1300 रुपये देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप फीमेल हैं, एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं या फिर पीडब्ल्यूडी है तो इसके लिए आपको 650 रुपये पे करने पड़ेंगे जब आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे तब। बात करते हैं इसके एग्जाम सेंटर के बारे में, एग्जाम सिटी के बारे में। तो यूपीसीटी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए टोटल 61 एग्जाम सिटीज हैं जहां पे जाके आप एग्जाम दे सकते हैं या फिर जिनमें से 3 एग्जाम सिटीज को एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम आप चूज कर सकते हैं। उनमें से 41 एग्जाम सिटी यूपी स्टेट के अंदर ही है और बचे हुए जो 20 एग्जाम सिटी हैं वो यूपी स्टेट के बाहर अलग अलग स्टेट में हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यूपी के अंदर इतने सारे हैं, आगरा है, अलीगढ़ है, इलाहाबाद है। मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ, आप देखते जाइए, बलिया, बांदा, बिजनौर, इटावा, जौनपुर, झांसी, आप देखते जाइए। तो इसमें से टोटल 41 एग्जाम सिटी यूपी स्टेट के अंदर ही है और उसके बाद जो 20 एग्जाम सिटी हैं वो यूपी स्टेट के बाहर अलग अलग स्टेट में है। लाइक कि असम में गुवाहाटी है, बिहार में भागलपुर है, बिहार में गया, पटना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम सिटी है। राजस्थान में अजमेर, उत्तराखंड में रुड़की, उसके बाद वेस्ट बंगाल में कोलकाता। बात करते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम के डेट के बारे में कि यूपीसीटी का एग्जाम कब होता है। तो जनरली जो यूपीसीटी का एग्जाम होता है वो जून से लेकर के जुलाई के महीने में होता है, ऐसा जनरली होता है। अब वो अलग बात है कि लॉकडाउन लग जाए या फिर केसेस बढ़ने लगे, वो अलग बात है, जैसा कि 2020 में हुआ था, 21 में हुआ था। लेकिन जनरली जून से लेकर के जुलाई के महीने में किसी एक डेट को आपका एग्जाम होता है यूपीसीटी का। अच्छा, अब बात करते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है upct.admissions.nic.in। इसी पे जाके आपका सारा काम होगा। चाहे आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करेंगे इसी पे जाके करेंगे, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा इसी पे आएगा, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी इसी पे आएगा, जो आपकी काउंसलिंग होगी वो भी इसी पे होगी। बात करते हैं यूपीसीटी में एमसीए कोर्स के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपके यूपीसीटी में एमसीए कोर्स के लिए टोटल 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपका 100 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस हिसाब से यूपीसीटी में एमसीए कोर्स के लिए टोटल 400 नंबर के पेपर बनते हैं। और वहीं पे अगर हम इसके ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है। इसके एग्जाम मोड के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम मोड सीबीटी मोड में होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 2020 तक ऑफलाइन होता था लेकिन 2021 में ऑनलाइन हुआ था और 2022 या फिर आने वाले सालों में भी उम्मीद यही है कि ऑनलाइन हो। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग डिटेल्स के बारे में कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो जी नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर के लैंग्वेज के बारे में। तो यूपीसीटी में एमसीए कोर्स के लिए जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। बात करते हैं यूपीसीटी में एमसीए कोर्स के कट ऑफ के बारे में। तो इसमें हम आपको 2 कट ऑफ बताएंगे, एक तो बताएंगे सिलेक्शन वाला कट ऑफ और दूसरा बताएंगे टॉप कॉलेज का कट ऑफ या फिर गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन वाला कट ऑफ। तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यूपीसीटी में एमसीए कोर्स के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ जाता है वो जाता है 25%। तो अगर आप 400 नंबर का 25% निकालते हैं तो आता है 100 नंबर। वहीं पे अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो यूपीसीटी में एमसीए कोर्स के लिए जो कट ऑफ जाता है एससी एसटी कैटेगरी के लिए वो जाता है 20%। तो अगर आप 400
400 नंबर का 20% निकालेंगे तो आता है 80 नंबर। अगर आप इतना नंबर लाते हैं ना, 80 नंबर या फिर 100 नंबर जनरल ओबीसी या फिर SC ST के लिए, तो इतने नंबर पे आपका सिर्फ सिलेक्शन होगा, इतने नंबर पे आपको कोई ना कोई एक कॉलेज मिल जाएगा, आप यूपीसीटी में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इतने नंबर पे आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, टॉप का कॉलेज नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपको टॉप का कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको कितना नंबर लाना है। तो अगर हम उसके कट ऑफ के बारे में बात करें तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो वही आप 25% का डबल कर लीजिए, 50% कर लीजिए, मतलब 400 में से अगर आप 200 नंबर या फिर उससे ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपको यूपीसीटी में एमसीए कोर्स के लिए टॉप का कॉलेज मिल जाएगा या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और वहीं पे अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से होते हैं तो आप 20% का डबल कर लीजिए, 40%, जो कि होता है 160 नंबर। तो अगर आप 400 नंबर में से 160 नंबर या फिर इससे ज़्यादा नंबर लाते हैं तो समझिए कि यूपीसीटी में आपको एमसीए कोर्स के लिए कोई टॉप का कॉलेज मिल जाएगा या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो ये जो सिलेबस हम आपको बता रहे हैं ये 2021 का है, लेकिन 2022 में भी सेम यही होगा। अभी तक 2022 वाला सिलेबस नहीं आया है, जब आएगा तो आप यूपीसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो टोटल 400 नंबर के पेपर बनते हैं, जिसमें से जो पहला सब्जेक्ट है सेक्शन ए है वो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन ए से न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से इतने टॉपिक से इतने चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लिख करके इसको रख लीजिए। उसके बाद सेक्शन बी रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन, मतलब थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन सी जो कि मैथमेटिक्स है, जिससे कि 25 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी कई सारे चैप्टर्स हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। सेक्शन डी जो कि कंप्यूटर अवेयरनेस है, इसमें भी इतने टॉपिक इतने चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए और उसका प्रिपरेशन कीजिए। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यूपीसीटी में अगर आप AKTU के कॉलेज में एमसीए कोर्स करना चाहेंगे तो उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी होती है, और वहीं पे अगर आप MMUT मतलब मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में एमसीए कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी होती है। तो चलिए दोनों के एलिजिबिलिटी के बारे में बताते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं AKTU में एमसीए कोर्स के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसमें पहले पॉइंट में मतलब 5.1.1 में आपको बताया गया है कि मान लीजिए कि आप यूपी स्टेट के हैं, आपके पेरेंट्स भी यूपी स्टेट के हैं, आपकी पढ़ाई भी यूपी स्टेट में हुई है, तो आप यूपीसीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। मान लीजिए कि आप यूपी स्टेट के हैं, आपके पेरेंट्स यूपी स्टेट के हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई यूपी में नहीं हुई है, यूपी स्टेट के अलावा किसी और स्टेट से हुई है, तो भी आप यूपीसीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। काउंसलिंग के टाइम पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत पड़ती है, अगर आप लगा देते हैं तो आपका काम चल जाता है। वहीं पे 5.1.2 में आपको बताया गया है कि मान लीजिए कि आप और आपके पेरेंट्स दोनों यूपी स्टेट के नहीं हैं और आपकी पढ़ाई भी यूपी स्टेट में नहीं हुई है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। आप काउंसलिंग के टाइम पे लगा देते हैं तो आपका काम चल जाता है। तीसरे पॉइंट में आपको बताया गया है कि इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, मतलब आपकी एज कितनी भी हो आप यूपीसीटी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। चौथे पॉइंट में आपको बताया गया है कि अगर आप एक अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, मतलब अभी आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप यूपीसीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आता है ना काउंसलिंग के टाइम पे, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत पड़ती है, उसको फिल करके आप सबमिट कर देते हैं, आपका काम हो जाता है। और वहीं पे अगर इसके परसेंटेज के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं BCA दिया हुआ है, BSc दिया हुआ है, BCom दिया हुआ है, BA दिया हुआ है। जो भी आपका ग्रेजुएशन था वो कंप्लीट होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ जो आपका क्लास 12 था 10+2 लेवल पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और जो आपका परसेंटेज बनना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में वो कम से कम 50% मार्क्स बनना चाहिए, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं। और वहीं पे अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से हैं तो अगर आपका कम से कम 45% मार्क्स भी होता है तो भी आपका काम चल जाएगा। आप यूपीसीटी का एग्जाम दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं MMUT में एमसीए कोर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो MMUT में एमसीए कोर्स की एलिजिबिलिटी में दिया हुआ है कि इससे पहले जो आपका ग्रेजुएशन था, जो भी आपका रहा होगा, उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं। और वहीं पे अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से हैं तो कम से कम 45% मार्क्स होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। और वहीं पे जो आपका क्लास 12 था 10+2 लेवल पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अगर ये सभी चीज़ें हैं तो आप MMUT में एमसीए कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं यूपीसीटी में एमसीए कोर्स के रिजर्वेशन के बारे में कि किस किस कैटेगरी के लिए, किस किस सब कैटेगरी के लिए कितनी कितनी % सीटें रिजर्व होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी वाइज। तो अगर आप यूपी स्टेट के SC कैटेगरी से हैं तो यूपीसीटी में आपके लिए 21% सीटें रिजर्व हैं। वहीं पे अगर आप यूपी स्टेट के ST कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 2% सीटें रिजर्व हैं। अगर आप यूपी स्टेट के ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यूपीसीटी में आपके लिए 27% सीटें रिजर्व हैं। अब बात करते हैं सब कैटेगरी वाइज। तो अगर आप यूपी स्टेट के हैं और फ्रीडम फाइटर फैमिली से
बिलोंग करते हैं तो आपका जो कोड होगा UPFF होगा, आपके लिए 2% सीटें रिजर्व होंगी। वहीं पे अगर आप आर्म फोर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, यूपी स्टेट के हैं, आपका जो कोड होगा UPAF होगा, आपके लिए 5% सीटें रिजर्व होंगी। वहीं पे अगर आप यूपी स्टेट के डिसेबल हैं, कोई आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तो जो आपका कोड होगा वो होगा UPHC, HC मतलब हैंडीकेप्ड, तो आपका जो परसेंटेज होगा वो होगा 3%, मतलब आपके लिए 3% सीटें रिजर्व होंगी। वहीं पे अगर आप यूपी स्टेट के कोई फीमेल हैं, महिला हैं, गर्ल हैं, तो आपका जो कोड होगा वो होगा UPGL, आपके लिए 20% सीटें रिजर्व होंगी यूपीसीटी में। बात करते हैं यूपीसीटी में एमसीए कोर्स के टॉप कॉलेज के बारे में। तो आप क्या काम करेंगे ना कि यूट्यूब पे सर्च करेंगे नॉलेज हंगामा, जो कि मेरा चैनल होगा। आप मेरे चैनल पे आ जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल 931 वीडियो है, जिसमें से लगभग 800 से ज़्यादा वीडियो यूपीसीटी से रिलेटेड ही है। तो आपको यूपीसीटी से रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। तो आप क्या काम करेंगे ना कि आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि यूपीसीटी के हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आपको यूपीसीटी में सिर्फ एमसीए कोर्स का दिखना है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यूपीसीटी एमसीए एंट्रेंस एग्जाम, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो यूपीसीटी में एमसीए से रिलेटेड सारी वीडियोज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सिर्फ एमसीए से रिलेटेड। तो आप चाहें तो इन सभी वीडियोज़ को देख के बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। वहीं पर और स्क्रॉल करके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपीसीटी टॉप बेस्ट कॉलेजेस, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसमें मैंने एमसीए कोर्स के लिए कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं कि यूपीसीटी में एमसीए कोर्स के लिए कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं, कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं। तो खोज के जो भी यूपीसीटी में एमसीए कोर्स को होगा आप उसको देख लीजिएगा। बात करते हैं यूपीसीटी में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। तो जब आप यूपीसीटी में काउंसलिंग करने जाते हैं ना, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट लगता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं ना, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसको बनवा सकते हैं। अगर आप इसका पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं कि कैसे बनवाना है और क्या क्या करना है, कितने रुपए लगेंगे बनवाने में, तो इसके लिए आप इस वाली वीडियो को देखिए, मैंने पहले ही बताया है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि अगर आप यूपीसीटी में एमसीए कोर्स में एडमिशन लेंगे तो उसके लिए जो काउंसलिंग होगी उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसमें से नंबर 1 अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो लगेगा। नंबर 2 जो दूसरा डॉक्यूमेंट है ओबीसी कैटेगरी का है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपके ओबीसी कैटेगरी का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी लगता है काउंसलिंग के टाइम पे। उसके बाद नंबर 4 UPFF, मतलब अगर आप फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसमें बेनिफिट लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो काउंसलिंग के टाइम पे ये सब कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है UPFF वाला। तो आई होप कि आपके पास होगा। अगर आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो उसको आप लगाएंगे तो आपका रिजर्वेशन होता है, आपको बेनिफिट मिलता है। उसके बाद नंबर 5 UPAF, मतलब अगर आप आर्म फोर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट आप चाहे तो लगा सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर 6 अगर आप हैंडीकेप्ड हैं, डिसेबल है, आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तो उसका जो सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो लगता है, सर्टिफिकेट नंबर 6 है। उसके बाद इस पर आपको बेनिफिट मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर 7 रूरल वेटेज सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करते टाइम रूरल वेटेज पे क्लेम करते हैं और उस पर बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, रूरल वेटेज सर्टिफिकेट ये वाला होना चाहिए। अगर है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आई होप कि आपके पास होगा ही। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर 8 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब इससे पहले जो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, जिस कॉलेज से भी आपने कंप्लीट किया हुआ है, जब रिजल्ट आ जाएगा आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ पे आप जाएंगे और अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ साथ यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लगेगा, मतलब जिसको TC बोलते हैं, वो भी आप अपने कॉलेज से ले लीजिएगा जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर कॉलेज वाले माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं तो वो भी आप वहाँ से ले लीजिएगा, वो भी लगता है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर 9 जो कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपके पास होना चाहिए, जो कि काउंसलिंग के टाइम पे लगता है, जिसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। तो वो आपके पास होना चाहिए। कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, मैंने आपको बता ही दिया था, आप बनवा लीजिएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर 10 जो कि होता है अंडरटेकिंग, मतलब इसका सिर्फ आपको प्रिंट निकलवाना है। मतलब यूपीसीटी का जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा ना, तो डॉक्यूमेंट का लिस्ट यूपीसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा साइबर कैफे से और डेट डाल दीजिएगा और खुद से साइन कर लीजिएगा और अपने पेरेंट्स से साइन करवा लीजिएगा, आपका ये सर्टिफिकेट हो जाएगा, काउंसलिंग में लग जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर 11 जो कि अखिल भारतीय के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। तो जिनका भी अखिल भारतीय ऐसा कुछ होगा तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट है, वो लोग ये बनवाएंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर 12 जो कि इनकम सर्टिफिकेट होता है, सभी के पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है, हमेशा लगता है। काउंसलिंग के टाइम पे भी लगेगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी लगेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे भी लगेगा, स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करते टाइम भी लगेगा। तो हमेशा लगता है, बहुत जरूरी है, आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर 13 जो कि EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है, मतलब अगर
अगर आप जनरल कैटेगरी से होते हैं तो जनरल कैटेगरी में भी जो इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट होते हैं उनका EWS कैटेगरी होता है। तो अगर आपका ऐसा कुछ है तो आपके पास EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप उसको लगाएंगे तो उस पर आपको बेनिफिट मिलता है बहुत सारा। तो ये रहे 13 डॉक्यूमेंट जो कि आपके काउंसलिंग के टाइम पे लगेंगे। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद क्लास 12th का जो आपका मार्कशीट होगा वो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगा। यही कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, लगभग 17, 18, 20 डॉक्यूमेंट जो कि काउंसलिंग के टाइम पे लगते हैं। अब बात करते हैं यूपीसीटी में MCA कोर्स के लिए FW सीट के बारे में। तो सबसे पहले तो आप पूछेंगे कि FW सीट क्या होता है। AKTU में जितने भी कॉलेज होते हैं सभी में 5% FW सीटें होती हैं। तो अगर आपको FW सीटें मिल जाती हैं ना तो उस पर आपकी पूरी की पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसा कि आप MCA कोर्स करने जा रहे हैं ना, तो अगर किसी कॉलेज में MCA कोर्स की 1 साल की फीस 1 लाख रुपए होगी और उसमें अगर ट्यूशन फीस 70,000 रुपये होगी तो आप ये समझिए कि आपकी पूरी की पूरी 70,000 रुपये माफ हो जाएगी, सिर्फ आपको 30,000 रुपये पर ईयर देना पड़ जाएगा। है ना कितनी कमाल की बात। तो अगर आप इसको डिटेल्स में जानना चाहते हैं, इसका पूरा का पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं कि FW सीट किनको मिलती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितने नंबर पे मिलती है, कितने रैंक पे मिलती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो आप ये वाला वीडियो देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको देखिएगा। बहुत अच्छे से मैंने बताया है, सब कुछ बताया है, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बात करते हैं यूपीसीटी में MCA कोर्स के काउंसलिंग फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी से होते हैं तो जो काउंसलिंग फीस लगती है यूपीसीटी में MCA कोर्स के लिए वो लगती है 20,000 रुपये। और वहीं पर अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से होते हैं तो जो काउंसलिंग फीस लगती है वो लगती है 12,000 रुपये। ये जो काउंसलिंग फीस होती है 20,000 रुपये जनरल OBC के लिए या फिर 12,000 रुपये SC ST के लिए, ये डायरेक्ट आपके कॉलेज की फीस में ऐड हो जाती है। मतलब कि जो आपके कॉलेज की फर्स्ट ईयर की फीस होगी उसमें से 20,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। उसके बाद जो फीस बचेगा फिर वो फर्दर आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जो आपका MCA कोर्स है उसकी फर्स्ट ईयर की फीस 1 लाख रुपये है, तो अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से होते हैं तो काउंसलिंग के टाइम पे ही आप 20,000 रुपये पे कर देते हैं। तो 20,000 रुपये कटने के बाद जो 80,000 रुपये बचेगी सिर्फ वही आपको देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप SC ST कैटेगरी से होते हैं तो सिर्फ जो 88,000 रुपये बचेगा वही आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं यूपीसीटी में MCA कोर्स के बेसिक काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो देखिए इसमें ऐसा होता है ना कि इसमें सबसे पहले तो जैसा कि जब आपका रिजल्ट आ जाता है, जब आप एग्जाम दे लेते हैं, रिजल्ट आ जाता है और उसमें जब आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद एक मतलब आता है पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। उसमें आपको बताया जाता है कि किस किस तारीख को कौन कौन सा राउंड होने वाला है, कौन कौन सा स्टेप होने वाला है। मतलब कि जो इसमें काउंसलिंग होती है ना, इसमें 2 या 3 मतलब 3 राउंड होते हैं। 3 राउंड होगा, उसके बाद फिर स्पेशल राउंड या फिर स्पॉट ऑन काउंसलिंग बोलते हैं वो होगा, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। तो इसमें मतलब कई सारे राउंड होते हैं, कई सारे स्टेप होते हैं। मान लीजिए कि राउंड 1 हो रहा है तो राउंड 1 में भी कई सारे स्टेप होते हैं। लाइक कि सबसे पहले उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में क्या करना पड़ता है कि उसमें 3-4 जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको अपलोड करने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एक करना पड़ता है। और 1,000 रुपये आपको उसमें रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट करना होता है जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, जो कि आगे चल के कभी भी किसी भी कंडीशन में रिफंडेबल नहीं होता है। तो जब आप इतना कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस होता है। जब वो हो जाता है फिर उसके बाद एक प्रोसेस आता है चॉइस फिलिंग का। मतलब जो तीसरा प्रोसेस होता है वो चॉइस फिलिंग का होता है। उसमें क्या करना होता है कि जो आपका रैंक होता है, जो आपका नंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ अच्छे कॉलेजेस आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें कि आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उनको चॉइस फिलिंग में डाल देते हैं। मान लीजिए कि अगर आप AKTU में जा रहे हैं तब तो उसमें कई सारे कॉलेजेस आप डाल सकते हैं। AKTU में तमाम कॉलेज है MCA के लिए, तो उसमें आप 5, 10, 12, 15 जो भी आपको अच्छा लगता है वो डाल देते हैं। और वहीं पर अगर आपने यूपीसीटी में MCA कोर्स के लिए सिर्फ मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसमें और तो कोई आपको मतलब चूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास होता है, वही सिर्फ आप डालते हैं। तो इतना डालने के बाद फिर आपको इसमें एक प्रोसेस होता है, चौथा जो प्रोसेस होता है, स्टेप 4 जो होता है वो होता है चॉइस लॉकिंग का। मतलब कि उसको आप लॉक कर देते हैं कि हाँ बस अब मुझे आगे कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद जो 5वां प्रोसेस होता है वो होता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का। मतलब कि इसमें आपका रिजल्ट आता है कि जो आपने चॉइस फिलिंग के टाइम पे कई सारे कॉलेजेस उसमें फिलअप किए हुए थे, उनमें से कौन सा कॉलेज आपको मिला है। तो अगर वो कॉलेज आपको पसंद आ जाता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है फ्रीज, उसको चूज कर लेते हैं। फ्रीज ऑप्शन चूज करने के बाद जो छठा प्रोसेस होता है उसमें फिर आपको जो काउंसलिंग फीस होती है आपकी 20,000 या फिर 12,000 जो भी आपकी कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको आपको पे करना होता है, जो कि सीट कन्फर्मेशन
फीस होती है उसको पे करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज निकलता है, उसके साथ और भी डॉक्यूमेंट लेके आप चले जाते हैं जो कॉलेज आपको मिला हुआ होता है, वहां पे आप जाके फिजिकल रिपोर्टिंग कर लेते हैं। वहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग का एक डेट और टाइम आपको बताया जाता है, उस डेट और उस टाइम को वहां पे जाके जो भी आपको कॉलेज मिला हुआ है वहां पे जाके फिजिकल रिपोर्टिंग कर लेते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया उसमें जो कॉलेज आपको मिला था वो आपको पसंद नहीं आया, तो इसके लिए आपके पास फिर एक और ऑप्शन होता है। आप चाहें तो फ्लॉट ऑप्शन चूज करने के बाद राउंड 2 में जा सकते हैं, फिर आप उसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं नए तरीके से। फिर जब उसका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तो फिर उसमें आपको कोई एक नया कॉलेज मिलेगा। मान लीजिए कि अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में बिना 20,000 रुपये का पेमेंट किए हुए ही, बिना 12,000 रुपये का पेमेंट किए हुए ही आप चाहे तो राउंड 2 में चले जा सकते हैं और वहाँ पे फिर से आप चाहे तो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। जब उसका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा उसमें आपको कोई कॉलेज मिलेगा तब जाके उसको लॉक करने के लिए, उस सीट को कंफर्म करने के लिए आपको 20,000 या फिर 12,000 रुपये का पेमेंट उस टाइम पे आपको करना होगा राउंड 2 में, क्योंकि ऑलरेडी आपने राउंड 1 में नहीं किया हुआ है। और वहीं पे अगर आपने ऑलरेडी राउंड 1 में किया हुआ है, फ्लॉट ऑप्शन चूज करने के बाद राउंड 2 में गए हैं, तो इस कंडीशन में राउंड 2 में जब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, पसंद आ जाएगा कॉलेज, आप फ्री ऑप्शन चूज कर लेंगे तो उस टाइम पे आपको 20-12 का पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी राउंड 1 में किया हुआ था। तो इसी तरीके से आपकी काउंसलिंग होती है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बतानी है। ऑलरेडी मेरे मेन चैनल पे, नॉलेज हंगामा चैनल पे बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे यूपीसीटी के काउंसलिंग से रिलेटेड, उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड, उसके बुक से रिलेटेड, टॉप कॉलेज से रिलेटेड तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जाइए उन वीडियो को देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेन चैनल का लिंक मिल जाएगा।